हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के वर्ष 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17 और 16 के सभी लघुत्तरीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। पिछले दो क्लासों में हम लोगों ने 2023 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक वीडियो में और 2023 से 2016 तक के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को एक अलग वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2023 का पहला लघुत्तरीय प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है। उत्तर, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। हेडिंग लिखेंगे, इसमें पहला हेडिंग लिखेंगे सुविधा। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का शिक्षा में उपयोग होने से विद्यार्थियों का जीवन में काफ़ी सुविधाजनक हो गया है, यानी जो कंप्यूटर के उपयोग से विद्यार्थियों के जीवन में काफ़ी आसानी हुई है पढ़ने में। दूसरा है विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार। जब कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग होता है तो इसका सीधा असर विद्यार्थी के प्रदर्शन पर पड़ता है। तीसरा हेडिंग है रिसर्च और जानकारी में काफ़ी फायदेमंद। प्रोजेक्ट को पूरा करने में कंप्यूटर आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। कंप्यूटर उन प्रोजेक्ट की सही और सटीक जानकारी प्रदान करता है जिससे आपका प्रोजेक्ट तेज़ी से पूरा हो जाए। चौथा है कंप्यूटर कुशलता को बढ़ाता है। जब आप कंप्यूटर का उपयोग करने लगते हैं तब आपके अंदर कौशल अपने आप ही बढ़ते जाते हैं। कंप्यूटर में आपको किसी दस्तावेज को सेव करना सीखा, यह भी एक कौशल जो कंप्यूटर के कारण आपके अंदर आई, यानी कंप्यूटर का आप जो प्रयोग करते हैं, जो भी कार्य उस पर करते हैं, तो वो भी एक कौशल ही है ना, स्किल ही है, तो वो भी आप सीखते हैं। जैसे कि आप और किसी फाइल को केवल सेव करना भी सीख रहे हैं तो वो भी एक कौशल है, वो सीख रहे हैं आप, तो यानी कुछ ना कुछ सीखते ही हैं कंप्यूटर से। इसके बाद है प्रश्न क्या दूसरा, विकिपीडिया की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। उत्तर हेडिंग लिखेंगे विकिपीडिया। विकिपीडिया एक मुक्त ज्ञान कोश है जो दुनिया भर के योगदानकर्ताओं द्वारा संपादित किया जा रहा है। यह बहुभाषी वेब आधारित मुक्त सामग्री ज्ञान कोश परियोजना है। विकिपीडिया शब्द दो शब्दों विकी तथा इंसाइक्लोपीडिया से बना है। विकिपीडिया संयुक्त रूप से समस्त विश्व के योगदानकर्ताओं द्वारा लिखा जाता है। कोई भी इसका संपादन कर सकता है। विकिपीडिया एक मुफ्त सामग्री वाला ऑनलाइन विश्वकोश है जिसे विकिपीडिया के नाम से जानने वाले स्वयंसेवकों के एक समुदाय द्वारा खुले सहयोग और विकी आधारित संपादन प्रणाली नीचे दिया है, मीडिया विकी के उपयोग के माध्यम से लिखा और प्रबंधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या तीसरा, कंप्यूटर के मुख्य अंगों का वर्णन कीजिए। उत्तर, कंप्यूटर मुख्य रूप से दो भागों में से मिलकर बना होता है। एक होता है हार्डवेयर पार्ट उसका, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये सब हार्डवेयर जो जिसको देखा और छुआ जा सकता है ना, वो हार्डवेयर होता है। जिसको केवल देख सकते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसको पढ़ते हैं इसके बारे में। पहला है हार्डवेयर। कंप्यूटर के भौतिक हिस्से जिन्हें हम देख या छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। ये भाग मशीनी, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब हो जाएंगे हार्डवेयर। दूसरा है सॉफ्टवेयर। हम कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं उसकी एक नियत भाषा होती है। इसे मशीन लैंग्वेज या मशीन की भाषा कहा जाता है। इसी मशीन की भाषा में दिए जाने वाले निर्देश को प्रोग्राम कहते हैं। सॉफ्टवेयर उन प्रोग्राम को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पर चलाते हैं और जिनके द्वारा हमारे सारे काम कराए जाते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर से कोई भी काम करा पाना असंभव है। यानी सॉफ्टवेयर पार्ट वो होता है जो उसमें प्रोग्राम होता है, जो उसमें जो भी क्रिया जो हम निर्देश देते हैं तो कंप्यूटर जो उसको करता है, जो भी उसके अंदर क्रियाएं होती हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से होती हैं। इसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। तीसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मुख्य तीन घटकों में से एक है जिसमें मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट भी शामिल है। यानी जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो सेंट्रल CPU का, ये तीनों पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो इसी का एक पार्ट है ये CPU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और चौथा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है, साथ ही मेमोरी और ALU के मध्य डाटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। तो ये चार जो पार्ट हो जाएंगे। पूछा था कंप्यूटर के मुख्य अंगों का वर्णन करना है, तो ये मुख्य रूप से 4 भाग आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्या 4 है, शैक्षिक दूरदर्शन
सेवाओं की विशेषता बताइए। उत्तर, शैक्षिक दूरदर्शन सेवाओं की विशेषता। हेडिंग लिखेंगे, इसमें है विश्व के बहुमुखी गत्यात्मक और शक्तिशाली माध्यम के रूप में दूरदर्शन द्वारा शिक्षा को प्रभावित करना उत्तम कार्य है। यह संचार का नवीनतम माध्यम है और शिक्षण अधिगम के लिए एक नवाचार है। इसका प्रभावशाली उपयोग अधिगम के मौलिक नियमों पर आधारित है। दूरदर्शन का पूर्ण उपयोग छात्रों में अधिगम के लिए और अधिक उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए नवीन प्रोत्साहन प्रदान करता है। दूरदर्शन स्वयं एक शक्तिशाली इकाई नहीं है, वरन यह एक यंत्र है जो किसी विशेष शैक्षिक परिस्थिति में उपयोग में लाया जा सकता है। शैक्षिक दूरदर्शन की विशेष सार्थकता इस तथ्य में है कि वह सभी प्रकार की दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों का उपयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर, ऑनलाइन शिक्षण के महत्व। हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे शिक्षा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज शिक्षा प्राप्त करने का इतना आसान तरीका मौजूद है कि हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में इंटरनेट जैसी सुविधाएं सभी घरों में उपलब्ध हैं। आजकल गांव हो या शहर, हर जगह ऑनलाइन शिक्षा का बहुत प्रचलन हो रहा है। हम देश विदेश कहीं भी ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ सकते हैं। आज ऑनलाइन शिक्षा छात्रों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रही है। तो ये रहा प्रश्न संख्या 5। यहाँ पे कहीं भी देखिए इतना बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, तो मैं केवल पढ़ता जा रहा हूँ, आप समझते जाइए। जहाँ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ कर दूँगा। अगर जो मैं हर चीज़ को बताने लग जाऊँ तो आप समझ ही रहे हैं, आपके लिए क्लास बोरिंग हो जाएगी, इसलिए मैं बस पढ़ता जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 6 है, यातायात के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। उत्तर, हेडिंग लिखेंगे, यातायात के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता। यातायात संपूर्ण इंटरनेट के भीतर या इसके घटक नेटवर्क के कुछ नेटवर्क लिंक में डेटा का प्रवाह है। सामान्य यातायात माप कुल मात्रा बाइट के गुण की इकाइयों में या निश्चित समय इकाइयों में लाइट्स में संचरण दर के रूप में होते हैं। चूँकि इंटरनेट की टोपोलॉजी पदानुक्रमित नहीं है, इसलिए कुल इंटरनेट यातायात के लिए माप का एक भी बिंदु संभव नहीं है। वॉल्यूम और वृद्धि के संकेत के लिए टीयर 1 नेटवर्क प्रदाताओं के पियरिंग पॉइंट्स से यातायात डेटा प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि ऐसा डेटा एकल सेवा प्रदाता के नेटवर्क के भीतर रहने वाले यातायात और निजी पियरिंग पॉइंट्स को पार करने वाले यातायात को बाहर करता है। प्रश्न संख्या 7 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न अति लघुत्री में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो हेडिंग लिखेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरनेट पर 2 या 2 से अधिक दूरस्थ पार्टियों के बीच लाइव दृश्य कनेक्शन जो आमने सामने की बैठक का अनुकरण करती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन लोगों को जोड़ती है जो आमतौर पर आमने सामने संबंध बनाने में सक्षम नहीं होते, यानी जो मिल नहीं पाते वो डायरेक्ट वीडियो से मिलते हैं, मतलब वीडियो से बातचीत कर सकते हैं आमने सामने बैठ के। आगे दिया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 2 स्थानों के बीच स्थिर छवि और पाठ का प्रसारण प्रदान करती है। यह कई स्थानों के बीच पूर्ण गति वीडियो छवि और उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो का प्रसारण प्रदान करता है, यानी वीडियो के माध्यम से बातचीत करना ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। इसके बाद हम लोग 2022 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2022 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, इंटरनेट क्या है, इसकी विशेषताएं समझाइए। उत्तर, इंटरनेट शब्द का उपयोग उन कंप्यूटरों के नेटवर्क को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो सार्वजनिक रूप से सुलभ जानकारी को सामान्य बनाने के उद्देश्य से दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह नेटवर्क उपकरणों के बीच संचार के लिए एक सामान्य भाषा का उपयोग करता है। अब इंटरनेट की विशेषताएं, थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में तो बताएंगे ही, क्योंकि इंटरनेट के बारे में पूछा था, इंटरनेट क्या है, इसकी विशेषताएं। तो अब हेडिंग लिखेंगे, इंटरनेट की विशेषता। इंटरनेट की विशेषताओं में पहला है, यह सहयोगात्मक है, जिसका अर्थ है कि हर कोई इंटरनेट पर जानकारी साझा कर सकता है। दूसरा है, यह दिन के 24 घंटे जानकारी प्रदान करता है और जब तक कनेक्शन, देखिए इसके बाद छूट गया है, यहाँ पे होना चाहिए जब तक कनेक्शन रहे तब तक आप जानकारी से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जो भी यहाँ पे होगा मैं इसको करेक्शन करके टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। और जो आपका आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट है,
इसे किसी भी डिवाइस से तुरंत एक्सेस किया जा सकता है और संदेश तुरंत प्रसारित हो जाते हैं। चौथा है, इसका विकास असीमित और सहयोगात्मक है, जो साझा तरीके से नेटवर्क में नए कनेक्शन की अनुमति देता है। पांचवा है, इसका उपयोग जानकारी खोजने से लेकर अनुसंधान, सामाजिक संपर्क, प्रत्यक्ष संचार, शिक्षा और वित्तीय संचालन तक हो सकता है। तो ये इंटरनेट और उसकी विशेषताएं रहीं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, वेब पोर्टल क्या है, इसके महत्व को बताइए। उत्तर, वेब पोर्टल एक विशेष रूप से डिजाइन की गई वेबसाइट है जो ईमेल, ऑनलाइन फोरम और खोज इंजन जैसे, यानी जो सर्च इंजन होता है, जैसे विविध स्रोतों से जानकारी को एक समान तरीके से एक साथ लाती है। वेब पोर्टल कई कारणों से महत्वपूर्ण है। वेब पोर्टल हमारे जीवन में तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं क्योंकि वे सूचनाओं और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच का एक बिंदु प्रदान करते हैं। और इनका जो महत्व पूछा था ना, महत्व में इसमें पहला हो जाएगा सुविधा। वेब पोर्टल उपयोगकर्ताओं को एक स्थान पर विभिन्न प्रकार की जानकारी और सेवाएं प्रदान करती है। दूसरा है दक्षता। वेब पोर्टल उपयोगकर्ताओं को समय और धन बचाने में मदद करते हैं। तीसरा है पहुंच। वेब पोर्टल दुनिया भर के लोगों को जानकारी और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं। और उसके बाद है संचार। वेब पोर्टल लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने और संवाद करने में मदद करते हैं। अगला हेडिंग है शिक्षा। वेब पोर्टल लोगों को सीखने और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं। अगला हेडिंग है मनोरंजन। वेब पोर्टल लोगों को आराम करने और मजा करने और आनंद में मदद करते हैं। ये सब महत्व हो जाएगा वेब पोर्टल का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, शिक्षा में ई प्रयोगशाला, ई पुस्तकालय तथा ई संग्रहालय का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। ये सब अलग अलग अति लघुत्री में हम लोगों ने पढ़ा था। ई प्रयोगशाला क्या होता है, ई पुस्तकालय क्या होता है, संग्रहालय नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे इसको भी पढ़ लेंगे। पहला हेडिंग लिखेंगे ई प्रयोगशाला का महत्व। इसमें पहला है, ऑनलाइन लैब इस विचार पर आधारित है कि प्रयोगशाला में किए जाने वाले प्रयोग ज़्यादा कुशलता और कम खर्च में इंटरनेट का उपयोग करके सिखाया जा सकता है। अब कम खर्च कैसे होगा, एक कोई प्रैक्टिकल करेगा, उसको वीडियो के माध्यम से सभी को दिखाया जाएगा, तो वो देख के ही सीख जाएंगे। तो सबको करने की ज़रूरत नहीं है, उतने इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे कम खर्च बचेगा। और दूसरा है, वास्तविक प्रयोगशाला तक पहुंच न रखने वाले, दुर्लभ या महंगे होने के कारण उपकरण उपलब्ध नहीं है, ऐसे छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। जिन छात्रों को अवसर नहीं मिल पाता, वो केवल देख के ही सीख सकते हैं, यानी उनके तक ये जो है प्रैक्टिकल पहुंच सकता है। वो सीख सकते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल हो रहा है, कैसे उसका परिणाम, कैसे निष्कर्ष तक पहुंचा जा रहा है। ये सब उनके द्वारा भी देखा जा सकता है। इसके बाद हेडिंग लिखेंगे ई पुस्तकालय का महत्व, यानी ई लाइब्रेरी। एक ई लाइब्रेरी पाठक को विभिन्न विषयों पर नवीनतम जानकारी तक पहुंच प्रदान करती है। नियमित रूप से अपडेट किए गए डिजिटल संसाधनों के साथ पाठक अपनी रुचि के क्षेत्र में नवीनतम शोध और विकास से अवगत रह सकते हैं। दूसरा है, ई पुस्तकालय के माध्यम से छात्रों को समय का उपयोग करना सिखाया जाता है। ई पुस्तकालय के द्वारा तरह तरह की पाठ्य सामग्री को तैयार किया जाता है। ई पुस्तकालय के लाभों को कंप्यूटर के माध्यम से उपयोगी एवं सुलभ बनाया जा सकता है। ई पुस्तकालय का अर्थ होता है जो उसमें बहुत सारे बुक्स होते हैं, कुछ साइट पे जिसको एक्सेस करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, वो PDF फॉर्म में उसको पढ़ते हैं। उसके बाद है ई संग्रहालय का महत्व। पहला है, ई संग्रहालय के माध्यम से शिक्षक के मार्गदर्शन से उन समस्त सामग्रियों को प्राप्त किया जा सकता है जिसमें उसकी रुचि होती है। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली रूप से संपन्न होती है, तो दूसरी ओर छात्रों का अधिगम स्तर बढ़ता है। दूसरा है, इस संग्रहालय के प्रयोग से शिक्षण यह अधिगम प्रक्रिया स्वतंत्र एवं स्वाभाविक रूप से पूर्ण होता है। छात्र अपनी रुचिपूर्ण एवं सरल सामग्री को खोजकर अध्ययन करता है। इसमें उसका शैक्षणिक विकास सर्वोत्तम रूप से होता है तथा अधिगम स्तर बढ़ता है। तीसरा पॉइंट है, इस संग्रहालय में छात्र विशेष विषय की शिक्षण सामग्री को कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, दूरस्थ शिक्षा के कार्य को समझाइए। दूरस्थ शिक्षा जो डिस्टेंस लर्निंग होता है उसी को कहते हैं, तो उसका कार्य बताना है। तो उत्तर होगा दूरस्थ शिक्षा के कार्य। पहला है,
दूरस्थ शिक्षा औपचारिक शिक्षा के लाभ से वंचित लोगों को लाभ प्रदान करती है। दूसरा है राज्य सरकारों एवं विद्यालयों को युक्त शिक्षण संस्थान खोलने हेतु परामर्श देना। तीसरा है दूरस्थ शिक्षा या दूर शिक्षा द्वारा छात्रों के तकनीकी स्तर का विकास होता है, क्योंकि इसमें रेडियो, टेलीविज़न आदि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। और चौथा है दूरस्थ शिक्षण संस्थानों को प्रदान किए जाने वाले वित्तीय अनुदान को प्रबंधक बोर्ड को अग्रसारित करना। पांचवा कार्य है दूरस्थ शिक्षा का मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण संस्थाओं के विविध पाठ्यक्रमों में नामित विद्यार्थियों से ली जाने वाले शुल्क को निर्धारित करना। और छठवां है यह सभी छात्रों को शिक्षा के अवसर प्रदान उपलब्ध करवाती है। वर्तमान में 5 मिलियन से अधिक लोग, यानी 5 मिलियन का 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 50 लाख से अधिक लोग इसके द्वारा शिक्षित हो रहे हैं, यानी दूरस्थ शिक्षा से। डिस्टेंस लर्निंग होता है जिसमें क्लास नहीं करना रहता है, फॉर्म भरा जाता है, एडमिशन होता है, केवल एग्जाम देना रहता है। अगला प्रश्न संख्या 12 है प्रसार भारती की शैक्षिक सेवाओं को स्पष्ट कीजिए। उत्तर प्रसार भारती अधिनियम के तहत स्थापित एवं वैधानिक स्वायत्त निकाय है और 23 नवंबर 1997 को अस्तित्व में आया, यानी इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी पूछा हुआ था ये प्रश्न कि उसकी स्थापना कब हुई थी प्रसार भारती की, और बहुविकल्पी में भी पूछा हुआ था। यह देश का लोक सेवा प्रसारक है। इस संस्था के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी, विज्ञान एवं राष्ट्रीय एकता आदि के क्षेत्र में प्रमुख कार्य करती है। इसकी स्थापना संसद से पारित एक अधिनियम के आधार पर की गई है। इस संस्था में दूरदर्शन एवं रेडियो की गतिविधियों द्वारा राष्ट्रोपयोगी बनाने वाली शैक्षिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य किया जा रहा है। प्रसार भारती की तरह रेडियो एवं दूरदर्शन के प्रत्येक कार्यक्रम को उद्देश्यनिष्ठ बनाया गया है। अगला हेडिंग है इसी में प्रसार भारती की शैक्षिक सेवा निम्न है। पहला है शिक्षा एवं साक्षरता के प्रसार, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना। दूसरा है महिलाओं से संबंधित मामलों में जागरूकता उत्पन्न करना तथा बच्चों, बुजुर्गों और समाज के अन्य निर्बल वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष उपाय करना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 freshers.com की क्या भूमिका है। उत्तर freshers.com 1.5 करोड़ से अधिक रिज्यूम के डेटाबेस के साथ भारत में एंट्री लेवल हायरिंग के लिए नंबर 1 जॉब पोर्टल है। इसमें देश भर के प्रवेश स्तर के स्नातकों से हर महीने 4 लाख से अधिक बायोडाटा जोड़े जाते हैं। freshers.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको हर तरह की नौकरियां मिलेगी। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह वेबसाइट नौकरी तलाश करने में आपको बहुत मदद करेगी। आगे दिया इसमें इस वेबसाइट की खास बात यह है कि अगर आपको यह नौकरी प्रोवाइड करती है तो आपसे कुछ पैसे चार्ज करती है। यदि आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और अपनी योग्यता एवं अर्हता के अनुसार नौकरी देख सकते हैं। यानी जॉब freshers.com के बारे में पूछा था तो इतना बताएंगे कि ये नौकरी तलाश करने की एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं जिसको आप और आपको वहाँ से आपको निश्चित मदद मिलेगी, आप एक जॉब को ले सकते हैं। और ये जो पोर्टल होता है freshers.com या आपसे कुछ पैसे चार्ज करेगी आपको जॉब देने के बदले, यानी आपको जॉब दिलाने के बदले। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 विद्यालय प्रबंधन में टेली कॉन्फ्रेंसिंग तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर टेली कॉन्फ्रेंसिंग दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार करने के लिए एक दूरसंचार उपकरण का उपयोग है। इसमें फ़ोन पर या वीडियो चैट सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कॉन्फ्रेंस कॉल शामिल हो सकती है। इस विधि से कई स्थानों पर बैठे व्यक्तियों से इस प्रकार का बातचीत होती है जैसे वे सभी व्यक्ति एक ही स्थान पर बैठे हों। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के आजकल कई रूप में देखने को मिलते हैं जैसे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग आदि। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये हेडिंग लिखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति विश्व के किसी भी भाग से बैठकर ऑडियो वीडियो रूप में आपस में अंतःक्रिया कर सकते हैं। वे एक दूसरे से आसानी से बातचीत कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कम्युनिकेशन
कि एक आधुनिक एवं नई टेक्नोलॉजी है। इसमें कई दूर संप्रेषण तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ये देखिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग उसे कहते हैं, जो ऑडियो कॉल हो या वीडियो कॉल हो या कंप्यूटर को सब एक साथ जुड़ते हैं सब लोग और आपस में बातचीत करते हैं, उसको टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है जो आमने सामने बैठ के ही बात किया जा सकता है, एक दूसरे को देख के, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उपयोगिता, पहला है दूरस्थ छात्रों से संपर्क। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित छात्र आपस में तथा अध्यापकों से भी आसानी से संप्रेषण कर सकते हैं, अन्य देशों में भी संपर्क कर सकते हैं। छात्र अपनी बनाई हुई कलाकृतियों, शिक्षण नमूनों आदि को दूसरे छात्रों को दिखा सकते हैं। दूसरा उपयोग है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ई लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग ई लर्निंग में भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ई लर्निंग के छात्र आपस में संप्रेषण भी कर सकते हैं तथा शिक्षकों व विशेषज्ञ से वार्तालाप भी कर सकते हैं। तीसरा है टेली सेमिनार। टेली सेमिनार का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आसानी से किया जा सकता है। इनमें छात्र एवं विशेषज्ञ अपने घर पर, कार्यस्थल पर रहते हुए भी भाग ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग 2021 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2021 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रमुख अवयवों की समीक्षा कीजिए। उत्तर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रमुख अवयव, पहला है स्लाइड। स्लाइड प्रस्तुतिकरण में उपयोग किए जाने वाले पृष्ठ हैं। स्लाइड के शीर्षक, टेक्स्ट, ग्राफ्स, आकृतियां, क्लिप आर्टी हो सकते हैं। उसको कागज एवं पारदर्शिताओं पर छाप भी सकते हैं। दूसरा है बी, हैंड आर्ट्स। हैंड आर्ट्स प्रस्तुतिकरण को सहारा प्रदान करते हैं। प्रस्तुतिकरण से पूर्व आप अपने श्रोतागण को, यहाँ पे में नहीं होगा को होगा, को हैंड आउट्स वितरित कर सकते हैं। इनमें स्लाइड्स के ही प्रिंट एक पृष्ठ पर 2, 3, 6 या 9 की संख्या होती है। कंपनी का नाम, पृष्ठ संख्या एवं तिथि इत्यादि भी इस पर प्रिंट की जा सकती है। सी है इसमें वक्ता नोट्स। प्रस्तुतिकरण के समय वक्ता या प्रस्तुतकर्ता के स्पष्टीकरण के लिए स्लाइड के नीचे वक्ता नोट्स लिखे जाते हैं। वक्ता या प्रस्तुतकर्ता प्रस्तुतिकरण के समय स्लाइड शो करते हुए अपने शो इन नोट्स से सहायता लेता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रमुख लाभ संक्षेप में बताइए। ये प्रश्न ऊपर पूछा हुआ था, टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उपयोगिता पूछा हुआ था शिक्षा में, तो वही लाभ हो जाएगा, वही तो लाभ होता है, तो वही आंसर सेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पढ़ते हैं इसको। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जो 3 या 4 व्यक्तियों के मध्य 2 या 2 से अधिक स्थानों के विषय वस्तु के वार्तालाप में भाग लेने वालों के लिए सक्षम है। यह उच्च गुणवत्ता श्रव्य विधि है जो तुरंत भाग लेने वालों के बीच सूचनाओं को देती है तथा प्राप्त करती है। इसमें लिखेंगे हेडिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ। पहला है दूरवर्ती अधिगम के लिए सहायक। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग उस समय और अधिक बढ़ जाता है जब इसमें छात्र कुछ संगठन के रूप में दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। इसमें विभिन्न समुदायों के बीच अलग अलग केंद्रों पर मौजूद व्यक्तियों के मध्य विषय या कार्यक्रम दिए जाते हैं। दूसरा है समय सारणी को व्यवस्थित करने में आसानी। इसके द्वारा समय सारणी को व्यवस्थित किया जाता है क्योंकि इसमें पारस्परिक ढंग से छात्र उपस्थित नहीं हो पाते हैं। तीसरा है सरल एवं लचीली प्रणाली। इस प्रकार की प्रणाली को छोटे या बड़े समूहों के रूप में व्यवस्थित करने में आसानी रहती है, इसलिए यह अधिक लचीली प्रणाली मानी जाती है। चौथा लाभ जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग का, उच्च कोटि का अनुदेशन। इसके द्वारा अनुदेशन सामग्री को सुधारने में आसानी रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, शैक्षिक तकनीकी का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या उपयोग है, समझाइए। इसका उत्तर लिखेंगे, शैक्षिक तकनीकी यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक एजुकेशन और दूसरा टेक्नोलॉजी। एजुकेशन का अर्थ है शिक्षा देना, पढ़ाना या प्रशिक्षित करना। अतः जब शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी साधनों की मदद लेता है जिससे शिक्षण एवं अधिगम दोनों प्रभावित होते हैं, उसे शिक्षण तकनीकी कहा जाता है। शैक्षिक तकनीकी को शिक्षण अधिगम में उपयोगिता, ये आप हेडिंग लिखेंगे क्योंकि यहाँ पूछा हुआ था ना, शैक्षिक तकनीकी का शिक्षण अधिगम में क्या उपयोग है, तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे शैक्षिक तकनीकी को शिक्षण अधिगम में उपयोगिता। मैं छूट गया है यहाँ पे, मैंने इसको बोल्ड करना भूल गया हूँ।
तो हेडिंग लिख के इसमें लिखेंगे शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विश्व का प्रत्येक देश इसे अपना रहा है। इसमें पहला पॉइंट है शिक्षक के लिए उपयोगिता। इसमें लिखेंगे शैक्षिक तकनीकों पर शिक्षक का पूर्ण अधिकार होता है। यदि शिक्षक शैक्षिक तकनीकी का ज्ञान प्राप्त कर उसे व्यवहार में लाता है तो वह अपने छात्रों के व्यवहार का अध्ययन भली भांति कर सकता है। दूसरा हेडिंग इसमें लिखेंगे प्रणाली उपागम का उपयोग। शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंधन से संबंधित अनेक समस्याएं शिक्षक के सामने आती हैं, जिनका अध्ययन करने के लिए शिक्षक प्रणाली उपागम का प्रयोग कर सकता है। शिक्षक को पाठ योजना बनाने के लिए उसे निरंतर शैक्षिक तकनीकी की सहायता लेनी पड़ती है। तीसरा है इसमें अधिगम के क्षेत्र में उपयोगिता। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली और सार्थक बनाने में योगदान देती है, जिससे शिक्षा को एक अर्थपूर्ण दिशा की ओर ले जाया जा सकता है। अधिगम के क्षेत्र में शैक्षिक तकनीकों की उपयोगिता विशेष रूप से सिद्ध हो रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, दूरस्थ शिक्षा की प्रमुख सीमाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर दूरस्थ शिक्षा की सीमाएं। आधुनिक परिवेश से दूरस्थ शिक्षा को उपयोगिता एवं आवश्यकता बहुत अधिक है, परंतु फिर भी इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। यहाँ उनका उल्लेख संक्षेप में किया जा रहा है। देखिए सीमाएं का अर्थ होता है ना, उसमें कुछ कमियां हैं, उन कमियों को ही सीमाओं कहा जाता है। दूरस्थ शिक्षा का कुछ कमियां हैं, उसमें कुछ नुकसान है, उसके बारे में बताना है। तो नीचे दिया हुआ है पहला पॉइंट है दूरस्थ शिक्षा एक मार्गीय होता है। निर्देशन अथवा परामर्शदाता अपनी योजना अनुसार उसकी व्यवस्था करता है और शिक्षार्थी अनुसरण करता है। दूसरा है समय के अंतराल में दूरस्थ शिक्षा की धाराएं दृढ़ हो जाती हैं और उनमें लोच अथवा नम्यता नहीं रहती। तीसरा है पाठ्य सामग्री की उपयोगिता के संबंध में शिक्षार्थियों से कोई राय नहीं ली जाती है। चौथा है कभी कभी मुद्रित पाठ्य सामग्री समय पर शिक्षार्थियों को नहीं भेजी जाती है, तो ये भी एक समस्या है। और पांचवा है संपर्क कार्यक्रमों में परामर्शदाता शिक्षार्थियों की समस्याओं का निराकरण करने में बहुत कम प्रयास करता है। प्रश्न संख्या 19 है वेब पोर्टल क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। तो ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ा है। वेब पोर्टल एक प्रकार का वेबसाइट है जहां अलग अलग सोर्स से कई सारी सूचनाओं को एकत्रित कर एक सिग्नल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन इसे एक्सेस करने के लिए यूजर को लॉगिन करना पड़ता है, जिसके लिए यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। यह एक प्रकार का विशेष रूप से डिजाइन किया गया वेबसाइट होता है जो किसी विशेष काम के लिए उपयोग होता है। आजकल लगभग हर बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में पोर्टल की ज़रूरत होती है, जिसमें वहाँ के कर्मचारी को एक ही स्थान पर सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। इसी में आगे दिया है मोटे तौर पर वेब पोर्टल उपयोगकर्ताओं को आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराता है, साथ ही इसके माध्यम से विभिन्न अन्य साइट्स तक पहुंच सकते हैं। एक विशेष सुविधा यह है कि एक पोर्टल पर उपयोक्ता अपना स्वयं का कैलेंडर तैयार कर सकते हैं और महत्वपूर्ण अवसरों के लिए रिमाइंडर भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है 20 मुक्त शैक्षणिक संस्थान OER क्या होते हैं समझाइए। OER का फुल फॉर्म होता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। तो ये क्या होते हैं इनके बारे में बताना है। तो हेडिंग लिखेंगे मुक्त शैक्षिक साधन यानी संसाधन या साधन ओपन एजुकेशनल रिसोर्स OER उन शैक्षिक साधनों को कहते हैं जो निर्बाध रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत अध्ययन अध्यापन अनुसंधान आदि के लिए उपयोगी लाइसेंस मुक्त टेक्स्ट मीडिया और अन्य डिजिटल वस्तुएं आती हैं। मुक्त शैक्षिक साधन सभी लोगों के लिए उपलब्ध शैक्षिक साधन हैं जिनका ज्यों का त्यों उपयोग किया जा सकता है। उन्हें एक दूसरे से मिलाया जुलाया जा सकता है और उन्हें और बेहतर बनाकर किसी स्लाइड के अंतर्गत पुनर्वितरित किया जा सकता है। इसी में आगे दिया है OER किसी भी प्रकार की शिक्षण या सीखने की सामग्री हो सकती है जिसमें पाठ्य पुस्तकें, चित्र, वीडियो, स्लाइड डेक, मूल्यांकन पाठ्यक्रम और संपूर्ण पाठ्यक्रम शामिल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 ई पुस्तकालय क्या है, इसके लाभ बताइए। तो ये हम लोगों ने अति लघुत्री में भी पढ़ा हुआ था। अभी लघुत्री में भी ये प्रश्न एक ही में आया था कि ई पुस्तकालय क्या है,
ई संग्रहालय क्या है और ई प्रयोगशाला क्या है, तो वहाँ भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो फिर से एक बार और पढ़ लेते हैं। ई पुस्तकालय से अभिप्राय इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में एकत्रित दस्तावेजों से है जो इंटरनेट, सीडी रोम, कंप्यूटर डिस्क पर उपलब्ध होते हैं। ये एक विशिष्ट पुस्तकालय पर आश्रित दस्तावेज होते हैं। एक पाठक पत्र, पत्रिका, पुस्तकों, दृश्यों, प्रतिछायाओं, ध्वनि पंजिकाओं को एक दृश्यों को ग्रहण करने में समर्थ रहता है। ई पुस्तकालय के लाभ भी पूछा हुआ था। तो ई पुस्तकालय किसी क्षेत्र, भवन या स्थान तक सीमित नहीं होते। इस प्रकार के पुस्तकालयों से लाभान्वित होने वालों का विस्तार संपूर्ण विश्व में होता है। इसके लाभ निम्न है। पहला पॉइंट है, यानी पहला लाभ है कम स्थान की आवश्यकता होती है, और दूसरा है कम लागत में अधिक लाभ, और तीसरा है सूचनाओं की नवीनतम जानकारी, चौथा है प्रतिक्षण उपलब्धता, और पांचवा है संरक्षित उपागम। इसके बाद हम लोग 2020 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2020 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, दूरदर्शन द्वारा शिक्षा के लिए प्रदान किए जाने वाली सेवाओं को बताइए। उत्तर, दूरदर्शन द्वारा शिक्षा के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएं निम्न हैं। पहला है पूर्ण कक्षा शिक्षण के रूप में दूरदर्शन कार्यक्रम के आधार पर पूरा कक्षा शिक्षण कार्य किया जाता है। शिक्षक दूरदर्शन द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान व सूचनाओं के आधार पर कक्षा का संचालन करता है। इसी में आगे है, तथा विद्यार्थियों की समस्या समाधान करता है। दूसरा पॉइंट है शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को शिक्षक सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करता है। विज्ञान, तकनीकी आदि कक्षाओं में वह सहायक सामग्री के रूप में दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रयोग करता है। तीसरा है मुख्य शिक्षण सामग्री के रूप में पाठ को पढ़ाने में शिक्षक सर्वप्रथम दूरदर्शन कार्यक्रमों को मुख्य स्थान देता है। तत्पश्चात अपने शिक्षण के द्वारा वह पाठ वस्तु को विद्यार्थियों तक पहुंचाने में पुनर्बलन प्रदान करता है। चौथा पॉइंट है पूरक शिक्षण के रूप में कक्षा शिक्षण में पाठ्य वस्तु के अंतर्गत जब कुछ स्थानों में स्पष्टता नहीं आ पाती है, शिक्षक भी अपने व्याख्यान में इन्हें स्पष्ट करने में अक्षम होता है। तो ऐसी परिस्थिति में दूरदर्शन कार्यक्रम पूरक शिक्षण का कार्य करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कुछ चीज़ें जो पाठ्य वस्तु में छूट जाती हैं तो टीचर भी छोड़ देता है उसको, और लेकिन और जो आप दूरदर्शन से पढ़ रहे हैं या फिर उसको देख रहे हैं, जो दूरदर्शन चैनल को, जो शैक्षिक चैनल है, तो वहाँ पे और जो उसकी व्याख्या होती है तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। जो छूटा हुआ भाग है टीचर के द्वारा आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23, कार्यालय स्वपालन से आप क्या समझते हैं। उत्तर, कार्यालय स्वपालन हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कार्यालय स्वपालन अथवा ऑफिस ऑटोमेशन एक सामान्य शब्द है जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर का वर्णन करता है, जिसका उपयोग कार्यों को निष्पादित करने के लिए डिजिटल रूप से एकत्र करने, स्टोर करने, बदलने एवं कार्यालय की जानकारी का उपयोग करने के लिए किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कार्यालय स्वपालन अथवा ऑफिस ऑटोमेशन डेटा को प्रबंधित करने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 24 है, प्रसार भारती द्वारा दी जाने वाली शैक्षिक सेवाएं कौन कौन सी हैं। ये भी प्रश्न सेम रिपीट हो चुका है, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और मैंने ऐड कर दिया है कि अगर एक बार और पढ़ेंगे तो आपको क्लास में ही तैयार हो जाएगा। प्रसार भारती, प्रसार हेडिंग लिखेंगे, आप हेडिंग लिख के लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसको प्रसार भारती अधिनियम के तहत स्थापित एवं वैधानिक स्वायत्त निकाय है और 23 नवंबर 1997 को अस्तित्व में आया। यह देश का लोक सेवा प्रसारक है। इस संस्था के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी, विज्ञान एवं राष्ट्रीय एकता आदि के क्षेत्र में प्रमुख कार्य करती है। इसकी स्थापना संसद में पारित एक अधिनियम के आधार पर की गई है। इस संस्था में दूरदर्शन एवं रेडियो की गतिविधियों द्वारा राष्ट्रोपयोगी बनाने वाली शैक्षिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य किया जा रहा है। आगे दिया इसमें, प्रसार भारती की तरह रेडियो एक दूरदर्शन के प्रत्येक कार्यक्रमों को उद्देश्यनिष्ठ बनाया गया है। प्रसार भारती की शैक्षिक सेवा निम्न है। पहला है शिक्षा एवं साक्षरता के प्रसार, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पर विशेष ध्यान देना। दूसरा है महिलाओं से संबंधित मामलों में जागरूकता उत्पन्न करना तथा बच्चों, बुजुर्गों और समाज के अन्य निर्बल वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष
उपाय करना। प्रश्न संख्या 25 है, meritnation.com से आप क्या समझते हैं? इसके पहले पूछा हुआ था कि freshers.com के बारे में बताइए, यहाँ पे meritnation.com के बारे में, यानी एक वेबसाइट का नाम भी पूछता है, कभी कभी पूछ रहा है। देखिए, तो इसका उत्तर लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे meritnation.com। meritnation.com एक साइट है। इस साइट में एनिमेटेड वीडियोज़ हैं और साथ ही सब्जेक्ट वाइज नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। meritnation.com ऑनलाइन परीक्षा सुविधा प्रदान करने वाली विद्यालय स्तर की सबसे ज़्यादा उपयोगी एवं प्रचलित वेबसाइट है। इस वेबसाइट के द्वारा 12वीं की ऑनलाइन परीक्षा कराई जाती है, परंतु आज कक्षा 12 तक का परीक्षा तो ऑनलाइन संपन्न नहीं हो पाती है, परंतु इस वेबसाइट के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों के गणित, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री एवं भौतिक विज्ञान फिजिक्स आदि विषयों की तैयारी कराई जाती है। इस प्रकार meritnation.com द्वारा विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए कराई जा रही है। प्रश्न संख्या 26 है, व्यावसायिक अथवा रोजगार सूचना के स्रोतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर हेडिंग लिखेंगे आप, व्यावसायिक सूचना अथवा रोजगार सूचना। इसमें लिखेंगे, व्यावसायिक निर्देशन एवं व्यवसाय चयन के संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को अपनी रुचियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए अनुकूल व्यवसाय की खोज करनी चाहिए। व्यवसाय से संबंधित ऐसी सूचनाएं प्रदान करने में व्यावसायिक सूचना कक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यावसायिक सूचना के मुख्य स्रोत निम्न हैं। पहला है समाचार पत्र, यानी आपको जॉब से रिलेटेड जो सूचना कहाँ मिलता है, तो यहाँ पहला मिलता है समाचार पत्र, एक माध्यम हो जाएगा। विविध समाचार पत्रों में रोजगार संबंधी सूचनाएं प्रकाशित होती हैं जो व्यवसाय के इच्छुक व्यक्ति के लिए आवश्यक तथा उपयोगी है। समाचार पत्र दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक हो सकते हैं। यानी समाचार जो पत्र होता है, एक तो दैनिक होता है, डेली आता है, साप्ताहिक भी हो सकता है, और पाक्षिक मतलब 15 दिन पे भी हो सकता है, और महीने पे भी एक आने वाला जो पत्रिका होता है उसके माध्यम से भी आपको सूचना मिल सकता है रोजगार का। दूसरा है सरकारी सूचनाएं। सरकार की ओर से समय समय पर बेरोजगार युवक युवतियों के लाभार्थ सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। ऐसी सूचनाएं राजकीय स्थानों में नियुक्ति तथा प्रशिक्षण से संबंधित होती हैं। तीसरा है रोजगार कार्यालय। रिक्त पदों एवं प्रशिक्षण आदि से संबंधित सूचनाएं रोजगार कार्यालय से प्राप्त हो सकती हैं। ये कार्यालय बेरोजगार तथा महत्वाकांक्षी युवक युवतियों के लिए समय समय पर व्यावसायिक सूचनाएं उपलब्ध करते हैं। इस उद्देश्य से प्रत्येक जिले में एक रोजगार कार्यालय होता है। चौथा है वार्ताएं। व्यावसायिक सूचना कक्ष समय समय पर विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के संबंध में वार्ताएं, यहाँ ऊपर र छूट गया है, वार्ताएं करते हैं। इन वार्ताओं में अलग अलग क्षेत्रों से विशेषज्ञ आमंत्रित किए जाते हैं, जो उनके माध्यम से भी आपस में बात किया जाता है कि इस क्षेत्र में इतना जो रिक्तियां हैं, तो इसके माध्यम से भी रोजगार का जो है जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, ई ट्यूशन को संक्षेप में बताइए। उत्तर ई ट्यूशन, हेडिंग लिखेंगे, ऑनलाइन ट्यूशन एक ऑनलाइन आभासी या नेटवर्क वाले वातावरण में ट्यूशन की प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी अलग अलग भौतिक स्थानों से भाग लेते हैं, यानी अलग अलग जहाँ उपस्थित होते हैं वो, लेकिन एक जगह वो वर्चुअली उपस्थित होते हैं। इसमें है आगे, उपयोगकर्ताओं के अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग करके ऑनलाइन ट्यूशन का अभ्यास किया जाता है। अंतर सामग्री और उपयोगकर्ता इंटरफेस के साथ साथ शिक्षण शैलियों और शिक्षक प्रशिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। ऑनलाइन ट्यूशन से जुड़ी परिभाषाएं व्यापक रूप से भिन्न होती हैं, जो प्रौद्योगिकी के चल रहे विकास, ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में परिशोधन और भिन्नता और उन संगठनों की बातचीत को दर्शाती है जो ऑनलाइन ट्यूशन सेवाएं प्रदान करते हैं, और संस्थानों, व्यक्तियों और शिक्षार्थियों के साथ जो सेवाओं को नियोजित करते हैं। यह इंटरनेट आधारित सेवा माइक्रो पब्लिशिंग का एक रूप है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को समझाइए। ये भी प्रश्न तीसरी बार पूछा हुआ है, ये प्रश्न कई बार आ चुका। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अति लघुत्तरी में भी हम लोगों ने पढ़ा था, अति लघुत्तरी में भी पूछा हुआ था। तो हेडिंग लिखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरनेट पर दो या दो से अधिक दूरस्थ पार्टियों के बीच लाइव दृश्य कनेक्शन है जो आमने सामने की बैठक का अनुकरण करती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि
यह उन लोगों को जोड़ती है जो आमतौर पर आमने सामने संबंध बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दो स्थानों के बीच स्थित छवियों और पाठ का प्रसारण प्रदान करती है। आगे इसमें यह कई स्थानों के बीच पूर्ण गति वीडियो छवियों और उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो का प्रसारण प्रदान करता है। इसके बाद हम लोग 2019 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2019 का पहला प्रश्न है, प्रसार भारती द्वारा ज्ञान विकास के लिए प्रदान किए जाने वाली सेवाओं को बताइए। उत्तर, प्रसार भारती देश का एक लोक सेवा प्रसारक होने के कारण प्रसार भारती की देश के दूर दराज भागों तक पहुंच है, जो भारत की जनता को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने की सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। प्रसार भारती द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी, विज्ञान एवं राष्ट्रीय एकता आदि के क्षेत्र में प्रमुख कार्य किए जाते हैं। आगे दिया इसमें, प्रसार भारती में दूरदर्शन तथा रेडियो की गतिविधियों के द्वारा राष्ट्रोपयोगी बनाने वाली शैक्षिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य किया जा रहा है। आज दूरदर्शन एवं रेडियो पर प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक रूप से हो रहा है। बच्चों के लिए रेडियो एवं दूरदर्शन पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जो उनको शिक्षा प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 30 है, शिक्षा दूरदर्शन को समझाइए। उत्तर हेडिंग लिखेंगे शिक्षा दूरदर्शन। 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक उपलब्धि में दूरदर्शन का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। दूरदर्शन ने भी शिक्षा जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। दूरदर्शन रेडियो से कई कदम आगे बढ़ गया है। रेडियो पर हम केवल ध्वनि ही सुन सकते हैं, जबकि दूरदर्शन पर हम आवाज़ के साथ साथ व्यक्ति का चित्र तथा उसकी सभी क्रियाओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसी में आगे दिया है, दूरदर्शन विद्यार्थियों की आँखों और कानों को सक्रिय रखता है। रेडियो की भांति दूरदर्शन में पाठों का प्रसारण भी किया जाता है। दूरदर्शन द्वारा शिक्षा के विस्तार में भी काफ़ी सफलता मिल सकती है और मिल भी रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का परिचय दीजिए। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका, फिर से पूछा है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग दो या दो से अधिक प्रतिभागियों के साथ एक लाइव ऑडियो या दृश्य श्रव्य बैठक है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग की क्षमता के साथ किसी संगठन में दूरस्थ टीमें भौगोलिक रूप से फैली हुई होने पर भी सहयोग और संचार कर सकती हैं। इस प्रक्रिया में साधारण दो तरफा फ़ोन कनेक्शन की तुलना में अधिक परिष्कृत तकनीक शामिल है। सबसे सरल रूप में एक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक इंटरैक्टिव ऑडियो कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जिसमें दो या दो से अधिक स्थानों पर लोग स्पीकर फोन पर संचार कर रहे होते हैं। अधिक उपकरणों और विशेष व्यवसायों के साथ एक टेलीकॉन्फ्रेंस एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, जिसमें प्रतिभागी एक दूसरे को देख सकते हैं। यानी ऑडियो या वीडियो पर एक दूसरे से बात करने को ही टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, शिक्षण के उपयोग में आने वाले मुक्त डिजिटल शैक्षिक संस्थान कौन से हैं? उत्तर हेडिंग लिखेंगे डिजिटल शैक्षिक संस्थान। इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या वेबसाइट जो छात्रों को सीखने की गतिविधियों में संलग्न करते हैं और छात्रों के सीखने के लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। डिजिटल शिक्षण संसाधनों का उपयोग शिक्षा के लिए कई तरह से किया जाता है और विभिन्न रूपों में लागू किया जाता है। पारंपरिक कक्षाओं में डिजिटल शिक्षण संसाधनों का उपयोग प्राथमिक पाठ्यक्रम सामग्री के पूरक के रूप में किया जाता है, जबकि आभासी शिक्षण में डिजिटल संसाधन वास्तव में कक्षा की सामग्री बनाते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, ई ट्यूशन को संक्षेप में बताइए। सेम प्रश्न अभी पूछा हुआ था, हम लोगों ने पढ़ा है, तो एक बार और पढ़ते हैं जल्दी से इसको। ई ट्यूशन हेडिंग लिखेंगे ऑनलाइन ट्यूशन एक ऑनलाइन आभासी या नेटवर्क वाले वातावरण में ट्यूशन की प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी अलग अलग भौतिक स्थानों से भाग लेते हैं। उपयोगकर्ताओं के अलग अलग समूहों के लिए कई अलग अलग तरीकों का उपयोग करके ऑनलाइन ट्यूशन का अभ्यास किया जाता है। अंतर सामग्री और उपयोगकर्ता इंटरफेस के साथ साथ शिक्षण शैलियों और शिक्षक प्रशिक्षण पद्धतियों में है। ऑनलाइन ट्यूशन से जुड़ी परिभाषाएं व्यापक रूप से भिन्न होती हैं, जो प्रौद्योगिकी के चल रहे विकास, ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में परिशोधन और भिन्नता और उन संगठनों की बातचीत को दर्शाती है जो ऑनलाइन ट्यूशन सेवाएं प्रदान करती हैं। संसाधनों, व्यक्तियों और शिक्षार्थियों के साथ जो सेवाओं को नियोजित करते हैं,
यह इंटरनेट आधारित सेवा माइक्रो पब्लिशिंग का एक रूप है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 34, कार्यालय कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुणों को समझाइए। उत्तर लिखेंगे इसका, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक विस्तारित शब्द है जो एकीकृत संचार की भूमिका पर जोर देता है और दूर संचार और कंप्यूटर के एकीकरण के साथ साथ आवश्यक इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, मिडलवेयर, भंडारण और दृश्य श्रव्य जो उपयोगकर्ताओं को जानकारी तक पहुंचने, संग्रहित करने, संचारित करने, समझने और हेर फेर करने में सक्षम बनता है। इसमें अगला हेडिंग लिखेंगे, कार्यालय कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुण। इसमें पहला पॉइंट है, सूचनाओं के आवागमन में गतिशील प्रदान करता है। दूसरा है, सूचनाओं के संचारण की सुरक्षात्मक तथा मितव्ययी व्यवस्था प्राप्त करना। तीसरा है, कार्यालय की गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए एक कुशल और प्रभावी रूपरेखा प्रदान करना। चौथा है, कार्यालय के कामकाज के सभी पहलुओं के मुख्य रूप से योगदान देना। प्रश्न संख्या 35 है, meritnation.com से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। meritnation.com हेडिंग लिखेंगे और इसमें लिखेंगे meritnation.com एक साइट है। इस साइट में एनिमेटेड वीडियोज़ हैं और साथ ही सब्जेक्ट वाइज नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। meritnation.com ऑनलाइन परीक्षा सुविधा प्रदान करने वाली विद्यालय स्तर की सबसे ज़्यादा उपयोगी एवं प्रचलित वेबसाइट है। इस वेबसाइट के द्वारा 12वीं की ऑनलाइन परीक्षा कराई जाती है, परंतु आज कक्षा 12 तक का परीक्षा तो ऑनलाइन संपन्न नहीं हो पाती है, परंतु इस वेबसाइट के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों के गणित, रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान यानी गणित, केमिस्ट्री और फिजिक्स की तैयारी कराई जाती है। आगे दिया इसमें, इस प्रकार meritnation.com द्वारा विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए कराई जाती है। इसके बाद है 2018 का क्वेश्चन पेपर। 2018 का पहला लघु त्रिप्रश्न है, CD रोम से आपका क्या आशय है? उत्तर हेडिंग लिखेंगे CD रोम। CD रोम का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये फुल फॉर्म होता है इसका, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये बहुविकल्पी में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे दिया है, यह एक तरह का ऑप्टिकल डिस्क है जिसका उपयोग डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। CD रोम को केवल पढ़ा जा सकता है, इनमें डेटा लिखा या मिटाया नहीं जा सकता। इसमें दिया है आगे CD रोम की विशेषताएं। पहला है, यह 700 MB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है, यह केवल CD रोम ड्राइव वाले उपकरणों द्वारा पढ़ा जा सकता है। और तीसरा है, यह खरोंच और धूल से सुरक्षित होता है। और चौथा है, यह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। और पांचवा है, यह अनस्टोरेज मामलों की तुलना में कम खर्चीला होता है। देखिए, CD रोम उसे कहते हैं जो पहले CD आता था उसमें मूवी आती थी, आज तो मेमोरी कार्ड में डायरेक्ट भर दिया जा रहा है नेट से। ऐसे गोल सा होता था CD, उसमें एक 2 पार्ट होता था, एक 1 पार्ट होता था मूवी का, एक दूसरा 2 पार्ट होता था। एक में 700 ही MB स्टोरेज होता था जिसमें मूवी का 1 पार्ट रहता था और दूसरे में दूसरा पार्ट रहता था। उसको DVD प्लेयर में या CD प्लेयर में लगा के उसको प्ले किया जाता था टीवी पे, तो उसी वही है CD रोम यहाँ पे। वहाँ पे उसको मिटाया नहीं जा सकता, उसको केवल देखा और पढ़ा जा सकता है ना, तो उसी के बारे में ये यहाँ लिखा हुआ था। उसमें डिलीट नहीं कर सकते उस मूवी को, या तो ख़राब हो जाता था और धूल से सुरक्षित रहता था, धूल या खरोच आ जाता था तभी वो CD चलता नहीं था। तो यही सब है इसमें लिखा हुआ है। आगे है CD रोम के उपयोग। पहला है, दस्तावेज, चित्र, संगीत और वीडियो जैसे डेटा को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। और दूसरा है, फिल्म और टेलीविज़न शो वितरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, वेब पोर्टल क्या है? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लिया है, फिर से एक बार और पढ़ लेते हैं। वेब पोर्टल हेडिंग लिखेंगे, पोर्टल इंटरनेट और विश्वव्यापी वेब के संदर्भ में जाल स्थलों, वेबसाइट्स के समूह को कहा जाता है। पोर्टल का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवेश द्वार, अतः यह एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न वेबसाइटों, डेटाबेस और अनुप्रयोगों तक पहुंच प्रदान करता है। वेब पोर्टल आमतौर पर विशिष्ट विषयों या समुदायों पर केंद्रित होते हैं और उपयोगकर्ताओं को अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक जानकारी और सेवाएं खोजने में मदद करते हैं। जैसे कि कुछ वेब पोर्टलों के नाम दिया हुआ है, गूगल न्यूज़, याहू, BCC न्यूज़,
यूट्यूब और नेटफ्लिक्स आदि वेब पोर्टल के कुछ उदाहरण हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38, डिजिटल प्रोजेक्ट विकास की आवश्यकता एवं महत्व को लिखिए। उत्तर हेडिंग लिखेंगे डिजिटल प्रोजेक्ट विकास की आवश्यकता एवं महत्व। आज के युग में डिजिटल प्रोजेक्ट विकास अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण हो गया है। इसका कारण यह है कि डिजिटल प्रोजेक्ट विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला रहे हैं और नागरिकों, व्यवसाय और सरकारों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। हेडिंग लिखेंगे डिजिटल प्रोजेक्ट विकास की आवश्यकता। आवश्यकता क्यों है डिजिटल प्रोजेक्ट की? तो पहला है, डिजिटल प्रोजेक्ट लोगों को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करते हैं जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। दूसरा है, डिजिटल प्रोजेक्ट देशों और व्यवसायों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में मदद करते हैं। तीसरा है, डिजिटल प्रोजेक्ट विभिन्न कार्यों को संचालित करके और डेटा को अधिक सुलभ बनाकर दक्षता में वृद्धि करते हैं। और चौथा है, डिजिटल प्रोजेक्ट से उत्पादकता में वृद्धि होती है। अगला हेडिंग लिखेंगे इसी में, डिजिटल प्रोजेक्ट विकास का महत्व। डिजिटल प्रोजेक्ट आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं, रोजगार के अवसर पैदा करते हैं और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं। यह स्वास्थ्य सेवा और अन्य सामाजिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, ई पुस्तकालय का उपयोग स्पष्ट कीजिए। यह भी प्रश्न रिपीट हो रहा है। हेडिंग लिखेंगे ई पुस्तकालय। इसमें है, एक डिजिटल लाइब्रेरी जिसे ई लाइब्रेरी के रूप में भी जाना जाता है एक संगठित डिजिटल रूप में दस्तावेजों का एक संग्रह है जो इंटरनेट या डिस्क पर उपलब्ध है। डिजिटल लाइब्रेरी बनाने और उपयोग के कई कारण हैं। पहला है, ई पुस्तकालय के माध्यम से छात्रों को समय का उपयोग करना सिखाया जाता है। दूसरा है, ई पुस्तकालय के द्वारा समय की बचत होती है, व्यय भी कम होता है। और तीसरा है, छात्र पुस्तकालय में विशेष विषय की शिक्षण सामग्री को कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है, इसके द्वारा छात्र किसी खास विषय की सामग्री को पुस्तकालय में खोज सकते हैं। और पांचवा है, ई पुस्तकालय के प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया स्वतंत्र एवं स्वाभाविक रूप से पूर्ण होती है तथा छात्र अपनी रुचियों एवं सरल सामग्री को खोजकर अध्ययन करता है और अपना अधिगम स्तर बढ़ाता है। यहाँ पे प्रश्न, इसके बाद छठवां पॉइंट है, ई पुस्तकालय के लाभों को कंप्यूटर के माध्यम से सुलभ एवं उपयोगी बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक ई पुस्तकालय का अर्थ है ई लाइब्रेरी, यानी ये पीडीएफ के फॉर्म में उपलब्ध होता है, फिजिकली उपलब्ध नहीं होता है। प्रश्न संख्या 40 है, ऑनलाइन परीक्षाओं के प्रमुख उद्देश्य को समझाइए। उत्तर, इसमें हेडिंग लिखेंगे ऑनलाइन परीक्षाओं के प्रमुख उद्देश्य। पहला है, परीक्षा की पहुंच को बढ़ाना। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य हर उस छात्र को समान अवसर प्रदान करना है जो भौगोलिक क्षेत्र की कमी के कारण परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा है, समय और लागत दक्षता। ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने से महंगी लॉजिस्टिक और कागजी कार्रवाई की आवश्यकता समाप्त हो जाती है जिससे महत्वपूर्ण लागत और समय की बचत होती है। यानी जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है उसमें जो कागज़ का जो मूल्य भी अधिक लगता है, उसको प्रिंट करवाना पड़ता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए वाहनों का प्रयोग करते हैं, ये सब एक्स्ट्रा खर्च होता है उसमें। और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम में ये सब समय भी नहीं लगता, कम लगता है, और ये सब लागत भी नहीं लगता है। तो तीसरा है, परीक्षा को सुरक्षित और सत्यनिष्ठा बनाए रखना। ऑनलाइन परीक्षाओं का एक अन्य मुख्य पहलू परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखना। ऑनलाइन परीक्षा में प्रश्न आउट होने की समस्या बहुत कम होती है क्योंकि इसमें किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक ही समय में कोड का उपयोग कर खोला जाता है। इससे ऑनलाइन परीक्षा में पारदर्शिता एवं स्पष्टता बनी रहती है। आज प्रत्येक बैंक की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से पूर्ण की जाती है, यानी केवल अब बैंक का ही नहीं, अब लगभग सभी जो परीक्षाएं हो रही हैं वो ऑनलाइन ही हो रही। चौथा है, परीक्षा को लचीला और अनुकूलनीय बनाना। सॉफ्टवेयर परीक्षाओं को शेड्यूल करने और विभिन्न समय क्षेत्रों और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को समायोजित करने के मामले में लचीलापन प्रदान करता है। यह छात्रों को अपनी सुविधा अनुसार मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। यह अधिक आरामदायक और केंद्रित परीक्षा देने वाला वातावरण बनाता है। तो ये सब ऑनलाइन जो परीक्षाएं हैं उसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, शिकायत पोर्टल पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर हेडिंग लिखेंगे शिकायत पोर्टल। यह भारत सरकार का लोक शिकायत पोर्टल है जिसका उद्देश्य नागरिक को उसकी शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच प्रदान करना है। यदि आपके पास देश के किसी भी सरकारी संगठन के खिलाफ कोई शिकायत है तो आप अपनी शिकायत यहाँ दर्ज कर सकते हैं जो तत्काल निवारण के लिए संबंधित मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकार को
जाएगी। इस क्रम में विद्यालयी प्रशासन में भी इस प्रकार की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत यदि कोई विद्यालय समाज या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को चला रहा है तो उसकी शिकायत भी की जा सकती है। प्रश्न संख्या 42 है, यूनिफॉर्म विषयक आंकड़ों हेतु डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता को लिखिए। उत्तर लिखेंगे इसका, यूनिफॉर्म विषयक आंकड़ों के लिए डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, यूनिफॉर्म वितरण में कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, इसका आसानी से ज्ञान हो जाता है। दूसरा है, जातिगत एवं आरक्षित श्रेणी के छात्रों के साथ वितरण में हेराफेरी नहीं की जा सकती है। तीसरा है, इन आंकड़ों से पारदर्शी योजनाएं बनाई जा सकती है। चौथा है, यूनिफॉर्म संबंधी आंकड़ों से विद्यालय प्रशासन तथा अभिभावकों के मन में अपनी शंकाओं का समाधान प्रभावी रूप से किया जा सकता है। और पांचवा है, यूनिफॉर्म विषयक आंकड़ों के डिजिटलीकरण से डेटा प्रबंधन में महत्वपूर्ण सुधार होगा, डेटा अधिक सटीक, सुलभ और उपयोगी होगी। इसके बाद है 2017 का क्वेश्चन पेपर। 2017 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, ऑनलाइन चैटिंग से क्या लाभ है। उत्तर, इंटरनेट चैटिंग या फिर ऑनलाइन चैटिंग एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का तरीका है जिसमें लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के साथ रियल टाइम में संदेश भेजते हैं। इसमें लॉग टेक्स्ट, इमोजी, वीडियो और ऑडियो का प्रयोग करके बातचीत कर सकते हैं। अब पूछा था ऑनलाइन चैटिंग के लाभ, तो हेडिंग लिखेंगे ऑनलाइन चैटिंग के लाभ। पहला है, इंटरनेट चैटिंग की मदद से आप आसानी से व्यक्तिगत सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है, इंटरनेट चैटिंग के उपयोग से कोई सा भी सामान खरीद या बेच सकते हैं। और तीसरा है, इंटरनेट चैटिंग से बिना परेशानी से किसी भी स्थान पर बैठकर किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, चाहे वह देश शहर में से कितनी दूर ही क्यों ना हो। चौथा है, ऑनलाइन चैटिंग आपको नए ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी देता है। और पांचवा है, इंटरनेट चैटिंग दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट होने का मौका देती है। प्रश्न संख्या 44 है, डिजिटल विषय वस्तु के साधन कौन कौन से हैं। उत्तर, डिजिटल विषय वस्तु के साधन निम्न है। पहला है स्लाइड, दूसरा ओवरहेड प्रोजेक्टर, तीसरा सीडी, चौथा है डीवीडी, पांचवा है ई अनुवर्गों का प्रयोग, छठवां है ई बुक्स और सातवां है प्रशिक्षण वीडियो का प्रयोग। तो इन सब के बारे में हमने ऐड नहीं किया है क्योंकि आप सबके बारे में दो लाइन लिख सकते हैं जिससे कि आपका 50 वर्ड से ऊपर हो जाएगा। स्लाइड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है, MS पावर पॉइंट में ये स्लाइड के रूप में प्रेजेंटेशन प्रयोग किया जाता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है इससे ऑनलाइन क्लास या फिर ऑफलाइन में भी वीडियो के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। CD के बारे में आपने पढ़ा ही है, इसका जो स्टोरेज होता है 700 MB तक होता है। इसको केवल देखा और पढ़ा जा सकता है, इसको मिटाया नहीं जा सकता है या धूल और खरोच से सुरक्षित होता है। ऐसे ही DVD भी होता है, ये बड़ा स्टोरेज इसमें होता है लगभग 5 से 6 GB तक। इसको भी पढ़ा और लिखा जा सकता है, इसको मिटाया नहीं जा सकता है, ये भी धूल और खरोच से सुरक्षित होता है। ऐसे ही सबके बारे में नहीं 3-4 के बारे में आप लिख देंगे तो आपका 50 वर्ड से ज़्यादा हो जाएगा। आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में 50 वर्ड से ही ज़्यादा लिखना रहता है और उससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपका अगला प्रश्न छूट जाएगा क्योंकि समय बहुत कम रहता है। 2 ही घंटा का, ये 1 घंटे का कंप्यूटर का पेपर होता है जिसमें 18 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें जो 7 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं जिनको 50 वर्ड से ज़्यादा में लिखना रहता है। तो आप ऐसे लिख लेंगे इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, ई बुक्स से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, एक बार और पढ़ लेते हैं जल्दी से इसको। हेडिंग लिखेंगे ई बुक्स। ऊपर भी यहाँ पे देखिए ऊपर वाले प्रश्न में भी ई बुक्स आया हुआ है, तो इसके बारे में यहाँ से ऐसे सेम इसमें भी लिख सकते हैं आप। तो ई बुक से हेडिंग लिखेंगे और इसमें लिखेंगे ई बुक एक इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक होती है। इसका अर्थ डिजिटल पुस्तक है, इसमें कागज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह एक डिजिटल फाइल होती है। इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर, मोबाइल एवं अन्य डिजिटल उपकरणों के द्वारा पढ़ा जाता है। इसको प्रयोग करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। ई बुक्स कई फॉर्मेट में बनाई जाती है जैसे PDF, XPS आदि। इसमें सबसे अधिक प्रचलित PDF फाइल है, यानी PDF फाइल में ई बुक्स जो होता है इसको इंटरनेट की आवश्यकता होती है, लेकिन आजकल सुविधाएं आ रही हैं उसमें, और जो ई बुक्स आप डाउनलोड कर ले रहे हैं उसको ऑफलाइन बना ले रहे हैं तो बिना नेट के भी आप उसको पढ़ सकते हैं। और अगला प्रश्न है 46, प्रश्न के 46, शिक्षक के उपयोग में आने वाली मुफ्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन कौन कौन से हैं। उत्तर, मुफ्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन। मुफ्त डिजिटल शैक्षिक स्रोतों के संसाधन निम्न प्रकार हैं। पहला है ई बुक्स, वह पुस्तकें जो कि विभिन्न विषयों से संबंधित होती हैं तथा पुस्तक प्राप्ति की वेबसाइटों पर हर समय उपलब्ध होती हैं। उन पुस्तकों के प्रयोग
से छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार सामग्री एकत्रित कर सकता है। प्रत्येक छात्र को घर बैठे ही विभिन्न शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता हो जाती है। ई बुक्स का प्रयोग विश्व का कोई भी छात्र कर सकता है, यानी कहीं से भी कर सकता है, क्योंकि वो नेट पे उपलब्ध होता है ऑनलाइन, तो कहीं से कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। दूसरा है वेब पोर्टल। वेब पोर्टल एक प्रकार के संबद्ध सी पेज है जिन्हें विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है। किसी भी वेबसाइट के वेब पोर्टल पर जाने से उससे जुड़े अनेक लिंक पेजों के यहाँ पे प्रभाव होना चाहिए, जो भी होगा यहाँ पे मैं इसको करेक्शन करके प्रभाव ही होगा, प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसको मैं करेक्शन करके और टेलीग्राम पे ये लिंक से भेज दूंगा। इन सूचनाओं को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इस लिंक पेज को खोलकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, एजुसेट का परिचय दीजिए। एजुसेट ये कई बार बहुविकल्पी में पूछा हुआ था। एजुसेट का दूसरा नाम होता है जीसेट 3 और इसको लॉन्च किया गया था 2004 में, और ये एक शैक्षिक उपग्रह है। ये 3 प्रश्न जो है बहुविकल्पी में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ पे भी लॉन्ग में भी पूछा हुआ है, इसको लिखेंगे। एजुसेट एक शैक्षिक उपग्रह है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने सितंबर 2004 में एजुसेट को एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया था। यह पूर्णतः शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से जोड़ा गया है। इससे दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। यह पाठशाला स्तर के उच्च शिक्षा तक सुदूर शिक्षा के लिए बना है। यह पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह है। शैक्षिक उपग्रह पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम दूरदर्शन, कंप्यूटर, डिजिटल कैमरा, डीवीडी प्लेयर के माध्यम से छात्र तक पहुंचते हैं। प्रसारण को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। एजुसेट के माध्यम से छात्र एवं शिक्षक आपस में बातचीत कर सकते हैं। यानी मुख्यतः आप तो समझ गए, ये शैक्षिक से संबंधित उपग्रह है। इसमें ध्यान देने वाली बातें आपको क्या क्या रखनी है। ये इसका फुल फॉर्म होता है एजुकेशनल सैटेलाइट, पहला। दूसरा, ये लॉन्च किया गया था 2004 में, और ये जो शैक्षिक शिक्षा से संबंधित शैक्षिक उपग्रह है, और इसको एक और नाम से जीसैट 3 के नाम से जाना जाता है। तो इतने सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे, बाकी इसमें थोड़ा सा लिख देंगे अपने मन से। ये शिक्षा से संबंधित उपग्रह है, इसमें कंप्यूटर, डिजिटल और डीवीडी प्लेयर के माध्यम से छात्र तक पहुंचते हैं, इसके द्वारा सूचना, ये सब इसमें आप लिख देंगे अपने मन से भी तो चलेगा, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसको आप ध्यान में रखेंगे, जो बिल्कुल सही लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, रोजगार पोर्टलों को समझाइए। उत्तर हेडिंग लिखेंगे रोजगार पोर्टल। रोजगार पोर्टल वेबसाइट है या मोबाइल एप्लीकेशन है जो नौकरी चाहने वालों को नियुक्तियों से जोड़ने में मदद करते हैं। ये पोर्टल नौकरी ढूंढने वालों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिनमें शामिल है, पहला है नौकरी खोज। आप अपनी योग्यता, अनुभव और रुचि के अनुसार नौकरी खोज सकते हैं। दूसरा है आवेदन, आप ऑनलाइन नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरा है रिज्यूम बनाना या सीवी बनाना, पोर्टल पर अपना रिज्यूम बना सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। चौथा है कैरियर सलाह। कैरियर सलाह और भागदर्शन प्राप्त हो सकता है। भागदर्शन नहीं होगा, यहाँ मार्गदर्शन होगा, ये मिस्टेक हो गया, इसको मैं करेक्शन कर दूंगा। प्रश्न संख्या 49 है, कार्यालय कार्यप्रणाली में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे इसका, कार्यालय कार्यप्रणाली में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुण। पहला हेडिंग लिखेंगे कार्य क्षमता में वृद्धि। इसमें पहला पॉइंट है स्वचालन। आईसीटी कार्यों को संचालित करके समय और प्रयास बचता है यहाँ पे होगा, जिससे उत्पादकता और कार्यक्षमता बढ़ती है। दूसरा है तेजी। डेटा और सूचना का त्वरित प्रसारण और प्राप्ति संचार और निर्णय लेने में तेजी लाता है। तीसरा है सटीकता। डेटा और त्रुटियों को कम करने और बेहतर निर्णय लेने में सहायता करता है। यहाँ पे बचता नहीं है, बचाता ही होगा, सही है, क्योंकि कार्य क्षमता में प्रणाली सूचना और प्रौद्योगिकी के गुणों को बताना है। तो जो सूचना और प्रौद्योगिकी के गुण हैं वो आईसीटी कार्यों को स्वचालित करते समय प्रयास को बचाएंगे, यानी इनकी मदद करेंगे, कम समय में हो जाएगा और कम मेहनत लगेगा। तो यही है, यह बचाता ही होगा। अगला है दूसरा हेडिंग बेहतर संचार। इसमें पहला लिखेंगे दूरस्थ कार्य। कर्मचारी घर से या यात्रा करते समय काम कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है इसमें आसान संपर्क। ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मैसेजिंग जैसे टूल कर्मचारियों को आसानी से जुड़ने और जानकारी साझा करने में मदद करती है। और तीसरा हेडिंग है, तीसरा जो पॉइंट है इसमें
बढ़ती हुई उत्पादकता। इसमें पहला है समय प्रबंधन। कर्मचारी अपना समय अधिक कुशलता से प्रबंधित कर सकते हैं। इसके बाद है 2016 का क्वेश्चन पेपर। 2016 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि प्रश्न संख्या 50 है। कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? उत्तर हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। दो या दो से अधिक परस्पर जोड़ने वाली व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संचार में किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कंप्यूटरों और उपकरणों को एक दूसरे से जोड़कर डेटा को संसाधनों का साझा करना है। आगे लिखेंगे इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है आंकड़ों का परस्पर विनियमन करना, यह मन होगा विनियमन। दूसरा है एक कंप्यूटर द्वारा दूसरे कंप्यूटर को काम सौंपना। तीसरा है विभिन्न प्रयोगकर्ताओं के कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ना। चौथा है किसी एक कंप्यूटरों द्वारा संशोधित आंकड़ों से प्राप्त परिणामों को दूसरे कंप्यूटर को भेजना। प्रश्न संख्या 51 है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है? उत्तर कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। शिक्षण और अधिगम को अधिक प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है जो निम्नलिखित है। पहला है समुचित जानकारी का ज्ञान। दूसरा है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तीसरा है संप्रेषण सुविधाएं प्रदान करना। और चौथा है तकनीकी ज्ञान में विकास। और पांचवा है उपयुक्त संसाधनों का उपयोग करना। इन सबको हेडिंग लिख के आप एक एक लाइन लिख सकते हैं कि जो कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग बताना था, तो इसमें समुचित जानकारियाँ कंप्यूटर के माध्यम से, नेट के माध्यम से हमको समुचित और सटीक और शुद्ध जानकारी मिलती है। सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, संप्रेषण सुविधाएं, उससे बातचीत होता है, जैसे टेली कम्युनिकेशन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। तकनीकी ज्ञान में जो नए नए तकनीक डेवलप हो रहे हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से डेवलप किया जा रहा है, या कंप्यूटर के माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे ही सबके बारे में एक एक लाइन आप लिख सकते हैं जिससे आपका 50 वर्ड से ऊपर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है इलेक्ट्रॉनिक मेल से आप क्या समझते हैं? उत्तर हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे संक्षेप में ईमेल कहते हैं। ईमेल इंटरनेट के माध्यम से एक उपयोगकर्ता से एक या अधिक उपयोगकर्ताओं तक कंप्यूटर संग्रहित संदेशों का आदान प्रदान है, अर्थात इंटरनेट पर संदेशों के आदान प्रदान की विधि है। ईमेल व्यावसायिक या व्यक्तिगत उपयोग के लिए संचार यानी कम्युनिकेशन करने का एक तेज, सस्ता और सुलभ तरीका है। यह एक लिखित संदेश है जो डिजिटल रूप में भेजा जाता है और तुरंत प्राप्तकर्ता के ईमेल खाते में पहुंच जाता है। ईमेल का उपयोग करने के लिए आपको एक ईमेल खाते की आवश्यकता होती है। कई मुफ्त ईमेल सेवाएं उपलब्ध हैं जैसे जीमेल, याहू मेल और outlook.com आदि। प्रश्न संख्या 53 है पावर पॉइंट में क्या करते हैं? यानी मुख्य रूप से पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट को बताना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे MS पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ही एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किया जाता है। यह एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर MS एक्सेल, MS वर्ड, MS आउटलुक इत्यादि के साथ ही बंडल के रूप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है। MS पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक आकर्षक और प्रभावी स्लाइड शो रहेगा, हाउ नहीं रहेगा, स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने में सक्षम है। इस एप्लीकेशन ने ग्राफिक्स एवं फॉर्मेटिंग क्षमताओं का विस्तार किया है। इसमें आप एनिमेशन, टेक्स्ट और चार्ट का उपयोग कर एक आकर्षक प्रस्तुति बना सकते हैं। ऑफिसों में अपनी परफॉर्मेंस दिखाने, फैक्ट्रियों में नए टूल्स की जानकारी देने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल होता है। प्रश्न संख्या 54 है ई लर्निंग क्या है? फिर से यहाँ पे ई जुड़ गया ना, जहाँ भी ई जुड़ेगा उसका मतलब वो वर्चुअल रूप में होगा, ऑनलाइन ही होगा। जो भी ऑनलाइन पढ़ाई होता है उसी को ई लर्निंग कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं ई लर्निंग। यह इलेक्ट्रिक या इंटरनेट उपकरण से प्राप्त किया गया वह ज्ञान है जिसमें ज्ञान प्राप्त करने की और कार्रवाई करने की कोई सीमा नहीं होती। ई लर्निंग शिक्षा का एक आधुनिक रूप है जिसमें इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके शिक्षण प्रदान, यहाँ पर शिक्षण होना चाहिए, शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान की जाती है। यह पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का विकल्प नहीं है बल्कि यह शिक्षा को अधिक सुलभ और लचीला बनाने का एक तरीका है। ई लर्निंग मिश्रित अधिगम भी कहा जाता है, जैसे वेब आधारित शिक्षण, सामग्री
बहुमाध्यम, सीडी रोम, ईमेल, इंटरनेट, पाठ्य पुस्तक, अधिगम व्यवस्थित सॉफ्टवेयर आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, 3-4 बार ये फिर से यहाँ पे आया हुआ है। इसका उत्तर है, हेडिंग लिखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार तकनीक है जिसके माध्यम से 2 या इससे अधिक स्थानों से एक साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से कई लोग जुड़ सकते हैं। इसे वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी कहा जाता है। इसका प्रयोग खासकर किसी बैठक या सम्मेलन के लिए तब किया जाता है जब कई लोग अलग अलग स्थानों में बैठे हों। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभिलेखों और कंप्यूटर पर चल रही सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो कैमरा या वेब कैमरा, कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविज़न, माइक्रोफोन, स्पीकर और इंटरनेट की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 56 है जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, डिजिटलीकरण यानी डिजिटलाइजेशन क्या है? उत्तर लिखेंगे, इसका हेडिंग लिखेंगे डिजिटलीकरण या डिजिटलाइजेशन। डिजिटलीकरण सूचनाओं को एनालॉग से डिजिटल प्रारूप में बदलने की प्रक्रिया है। डिजिटल प्रारूप में सूचनाएं बिट्स नामक डेटा की असतत इकाइयों में व्यवस्थित होती हैं। बिट्स 0 या 1 के रूप में होते हैं जिन्हें बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। यह परिवर्तित होगा, परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तित सूचनाओं को संग्रहित, संसाधित और साझा करने में आसानी प्रदान करता है। तो इसी के साथ आज हम लोग 8 साल के लघु उत्तरीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ लिया। प्रत्येक जो प्रश्न पत्र में 7 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 7/56 प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट करनी है, जिससे कि हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर 3rd सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में 3rd सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।